हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेट नंबर 8 पर, जिसमें हम लोग इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के 20 सवाल देखेंगे। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप 20 में से कितना सही किया और कितना गलत हुआ, और आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इस बात से भी आपको ये जानकारी मिलेगा इस वीडियो से, ठीक ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अदर सोर्सेस से जो भी बुक्स आपके पास है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जो है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर आपको जो क्लास नोट्स वगैरह होता है, सेट्स वगैरह होता है, पीडीएफ वगैरह आपको सेंड किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है कि मैथिली शरण गुप्त की कृति है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है, इनका कृति कौन कौन देखे थे। इनका जो कृति यशोधरा इन्हीं का कृति है, विष्णु प्रिया भी इन्हीं का कृति है, और भारत भारती भी इन्हीं का कृति है। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम और बता दें कि मैथिली शरण गुप्त जी जो है, प्रथम प्रकाशित कविता जो इनका है, जो प्रथम प्रकाशित कविता है उनका नाम है, उसका नाम है हेमंत। उसका नाम क्या है? हेमंत नाम है, ठीक ना। मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रथम प्रकाशित कविता जो है क्या है? हेमंत है। प्रथम प्रकाशित कविता क्या है? हेमंत है। इतना ध्यान रखेंगे। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं और सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सवाल पूछा है कि संगम का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, तो ये तो इजी सवाल है। संगम का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सम प्लस गम, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सम प्लस गम। चलिए बिना देरी के हुए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए, जिस समास में दोनों खंड क्या हो? प्रधान हो, ठीक ना। दोनों खंड समान हो, दोनों खंड समान हो, प्रधान नहीं हो, दोनों खंड क्या हो? समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, कोई प्रधान या गौण न हो, तो वो होता है आपका द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ साफ बोला है ना कि जिस समास में दोनों खंड क्या हो? समान हो। जैसे कि हम लेते हैं, जैसे मोटा ताजा, मोटा और ताजा, ये डैश दिया रहेगा आपको, और ताजा। ये मोटा ताजा क्या है? मिलता जुलता क्या है? सब वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, ठीक ना। समास दिया हुआ है। तो मोटा ताजा दोनों क्या है? समान समास है। दोनों खंड क्या है? दोनों खंड, पहला खंड ये मोटा, दूसरा खंड ताजा, दोनों खंड क्या है, या दोनों समास क्या है? समान। मोटा ताजा एक साथ बोला जाता है, ठीक ना। तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और मैं बता दूं, जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे दिन रात, दिन रात अगर लिखेंगे यहाँ पर हम दिन रात, तो ये भी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। दिन डैश रात, इस तरह दिया रहेगा। देखिए, जिसमें डैश दिया रहेगा, दो समास या दो वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, तो वो द्वंद्व समास होगा। बट क्या हो? मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं, यहाँ पर दिन रात है तो मिलता जुलता है दिन रात। लेकिन अगर रहेगा मान लीजिए कि बारिश और दे दिया, अगर मान लीजिए जमीन दे दे, तो वहाँ पर बारिश डैश जमीन, वो नहीं होगा। लेकिन होगा बादल बारिश, बादल बारिश, तब हो सकता है, ठीक ना। अभी यहाँ पर देखिए, इसका और भी कई उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, नमक मिर्च ले सकते हैं। नमक मिर्च एक साथ बोला जाता है, नमक, नमक डैश मिर्च, नमक और मिर्च ले सकते हैं। इसके अलावा आप भला बुरा भी ले सकते हैं, भला, भला डैश बुरा, तो भला बुरा भी आप ले सकते हैं, ठीक ना। ये सब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो चलिए बिना देरी के नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। चौथा भी दिया, त्रिभुवन शब्द में निम्न में कौन सा समास है। देखिए, त्रिभुवन, त्रिभुवन में त्रि क्या है? ये क्या है? संख्यावाचक है, ठीक ना। जब भी संख्यावाचक अगर किसी शब्द में, किसी समास के प्रथम पद में या स्टार्टिंग में, आप समझ लीजिए शुरुआत में त्रि या द्वि, मतलब कि संख्यावाचक अगर शब्द लगा हुआ है, तो वो होता है आपको द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बिना देरी के अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि अंतेवासी का अर्थ क्या है। देखिए, तो अंतेवासी का अर्थ होता है कि गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को ही अंतेवासी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतेवासी का अर्थ ही होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। छठा नंबर सवाल है, छठा नंबर सवाल दिया कि समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स बताना है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिया हुआ देखिए। तो समुद्र का जो पर्यायवाची आपका होता है, एक तो सागर आपको हो जाएगा, सागर हो जाएगा, सागर हो जाएगा। जलधाम भी आपका हो जाएगा, जलधाम भी होता है, जलधाम भी होता है। और आपका जलध भी होता है, जलधि, जलधि भी होता है, ठीक ना। और इसके अलावा आपका रत्नाकर भी होता है, रत्नाकर, रत्नाकर भी होता है, ठीक ना। रत्नाकर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल दिया, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। लता का लता यानी कि एक वचन और बहुवचन दिया, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताब है, मित्र का मित्रवत, ये गलत दे दिया है। अब पूछा कौन सा जोड़ी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र का मित्रवत नहीं होगा, मित्र का मित्रो होता है, मित्र का बहुवचन क्या होता है, मित्रो होता है, ठीक ना। चलिए इसे इरेज कर देते हैं और 8वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर सवाल में बोला है कि जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष से संबंध हो वह वहाँ समास होता है। देखिए, ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो, जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, विशेषण हो, जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद विशेष से हो, दूसरा पद विशेष से हो। ध्यान रखिएगा, जिसका ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो। पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो तो वो जो समास होता है क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है, मैंने कई वीडियो में प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है। वो क्या होता है, कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं कि कर्मधारय समास क्या आता है, ठीक ना। देखिए उदाहरण से इसे समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर नील कमल लिख दिए, एक समास लिख रहे हैं हम नील कमल, ठीक ना। नील कमल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, नील कमल, नील कमल। तो नील कमल एक समास है, तो नील कमल का अर्थ क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। क्या हो जाएगा, नील कमल का ही आपका हो जाएगा नीला, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। मतलब कमल का विशेषण क्या है, विशेषता क्या बता रहा है, नीला। तो जहाँ पर विशेषण विशेष, कमल क्या होगा, विशेष हो गया, और नीला क्या है, विशेषण हो गया। जहाँ पर विशेषण और विशेष की बात हो वो क्या होता है, वो कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नील कमल मतलब नीला है जो कमल, या आप ले सकते पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुष में है जो उत्तम, यानी कि पुरुष में है जो उत्तम। वहाँ पर क्या कर रहा है कि उत्तम बता रहा है, यानी कि विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो पुरुषोत्तम भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है। ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपको 8वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है 9th नंबर में, पूछा कि यायावर का अर्थ क्या होता है, और इसका आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यायावर का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया कि जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, ये नहीं होता है। किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, ये भी नहीं होता है। देखिए यायावर का मतलब ही होता है आपका खाना बदोश, जो घूमता है खाना बदोश। यायावर का अर्थ आपका होता है क्या होता है, खाना बदोश होता है। क्या होता है, खाना बदोश। यहाँ पर चलिए हम नीचे लिख देते इसे इरेज करके। यायावर का अर्थ होता है आपका खाना बदोश, खाना बदोश, ठीक ना। खाना बदोश होता है यायावर का अर्थ होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला ही तो खाना बदोश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल देखते हैं।
10वां नंबर सवाल में दिया कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, एक सकारात्मक क्रिया होता है, सकारात्मक क्रिया होता है, एक आक्रामक क्रिया होता है, एक आक्रामक क्रिया होता है। यानी कि रचना की दृष्टि से 2 क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल में बोला है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन है। यानी गलत वाला आपको बताना है। पुरस्कार सही दिया हुआ इसलिए नहीं होगा, मयंक सही दिया इसलिए नहीं होगा, प्रामाणिक भी सही दिया इसलिए नहीं होगा, आशीर्वाद गलत दिया हुआ है, गलत ही बताना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आशीर्वाद इस तरह से होता है आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद ये इस तरह से होता है, यहाँ पर गलत दिया, गलत ही आपको बताना था। चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल दिया है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना। न्यून मतलब थोड़ा कम, तो थोड़ा विलोम चुनना है, तो थोड़ा तो नहीं होगा, अल्प भी नहीं होगा, नूतन भी नहीं होगा, अधिक हो जाएगा इसका उल्टा। न्यून माने थोड़ा कम, ये सब सिनोनिम्स दिया हुआ। उल्टा शब्द पूछा है, ठीक ना, यानी विलोम पूछा है, यानी अधिक इसका राइट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे इरेज कर देते हैं और 13 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन कीजिए। नाक भाव सिकोरना। देखिए नाक भाव सिकोरना का क्या हो जाएगा, इज्जत बचाना, नहीं ये गलत है। नाक भाव सिकोरना घमंड करना, देखिए कुछ बच्चे घमंड करना लगा देंगे बट ये नहीं होगा। नाक भाव सिकोरना मतलब किसी को देख कर नाक भाव सिकोरने लगते, मतलब क्या करते, घृणा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाक भाव सिकोड़ना मतलब घृणा करना होता है। हम किसी भी व्यक्ति या छोटे व्यक्ति को देख कर नाक भाव सिकोड़ते हैं, कमतर व्यक्ति को देखकर नाक अगर भाव सिकोड़ते हैं तो मतलब उसमें घृणा करते हैं कि छी छी ये गंदा है ये, तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता के खिलाफ है। यहाँ पर मुहावरा दिया है कि नाक भाव सिकोड़ना का आपका अर्थ बताना है, तो नाक भाव सिकोड़ना मतलब घृणा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल में पूछा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर तुमको क्लियर दिख रहा है कि आतिशबाजी गलत है, ऐतिहासिक सही लिखा हुआ है, इसलिए ऐतिहासिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। 15 नंबर सवाल में दिया हुआ कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा उल्टा। आरोह का उल्टा अवरोह हो जाएगा। आरोह का उल्टा अवरोह होता है। आरोह मतलब आपको बता दे होता है, आरोह का अर्थ ही होता है कि ऊंचे स्वर से उच्चारण जो होता है वो आरोह होता है, ठीक ना। ऊंचे स्वर से जो उच्चारण होता है वो आरोह होता है, ठीक ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अवरोह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल दिए हुआ है कि निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प आपको बताना है। हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना ये तो इजी सवाल है। हाथ पैर मारना यानी छीन झपटी करना, गलत। तैराकी करना गलत, लड़ाई करना गलत। हाथ पैर मारना मतलब कोशिश करना, प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कटु का विलोम बताना है। कटु का विलोम बताना है, ये भी आपका इजी सवाल दिया हुआ है। कटु का विलोम, देखिए कटु मतलब जो कटु बोली बोलता है वो, कटु का विलोम यानी मधु, मधु हो जाएगा। कटु का बोली क्या हो जाएगा, कटु का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, मधु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए, जिसकी गहराई का पता न लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी गहराई का पता न लग सके, ठीक ना। जिसकी गहराई का पता न लग सके, मैंने इसी सेशन में, प्रैक्टिस सेट के सेशन में मैंने आपको बताया है कि वो होता है आगाध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या होता है, आगाध होता है, ठीक ना। गहवर जो दिया होता है, गहवर का मतलब होता है दुर्भेद एवं विषम स्थान होता है। गहवर का क्या होता है, दुर्भेद या विषम स्थान होता है। क्या होता है, विषम स्थान होता है, ठीक ना। और असाध जो दिए हुआ है आपका असाध, असाध का मतलब होता है जिसे साधा न जा सके। असाध का मतलब होता है जिसे साधा न जा सके। अबाध का मतलब होता है निरंतर, निरंतर, ठीक ना। अबाध का मतलब क्या, निरंतर या बाधाहीन भी होता है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा है जिसका, जिसकी गहराई का पता न लग सके वो अगाध, अगाध यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट सवाल देखते हैं।
और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि 20 में से कितना आप लोग को सही हुआ, कितना आप लोग को आता था। देखिए दाता का स्त्रीलिंग बताना है आपको, ठीक ना। तो ये भी बहुत इजी सवाल हो गया। दाता का स्त्रीलिंग आप जानते हैं कि दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। दाता का दात्री, दाता का दात्री, दाता का दात्री हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं 20 नंबर। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? देखिए हिम किरीटिनी किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो हिम किरीटनी जो है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है क्या? हिम किरीटनी। इनके और भी कई रचना है जैसे वनवासी। माखन लाल चतुर्वेदी की और रचना है जैसे एक है वनवासी, वनवासी है। हिम तरंगिनी भी इन्हीं का रचना है। हिम तरंगिनी, हिम तरंगनी, ठीक है ना। हिम तरंगिनी भी इन्हीं की रचना है, माखन लाल चतुर्वेदी के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राइट डायरेक्शन में लगन के साथ स्टडी करते रहिए।